हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ संदीप जंगी, केमिस्ट्री मेंटोर, पारस एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। अपन स्टार्ट कर रहे थे पीवाईक्यू सीरीज का सेकंड पार्ट जो है 2012 जेड 2012 का, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटा 21 नंबर। भारत में एथिल एल्कोहल का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है। एथिल एल्कोहल को अपन क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसका, C2H5OH। ये एथिल एल्कोहल है, ये आपको पता होना चाहिए। ये केन शुगर से प्राप्त होता है एक प्रकार से। जो गन्ना है, गन्ने का जो रस है, उस रस से भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। और गन्ने को रस निकालने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल मिलता है उसका किण्वन करने से भी अपन को क्या प्राप्त हो सकता है, C2H5OH। आजकल भारत सरकार के द्वारा भी ये भी एक योजना चल रही है कि पेट्रोल के अंदर एथिल एल्कोहल का मिश्रण करके अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो उस एथिल एल्कोहल का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो यूपी के अंदर किया जा रहा है। और वो किसके द्वारा किया जा रहा है बेटा, सीरे के किण्वन द्वारा। तो सीरा क्या चीज होता है, ये सीरा बेटा जो शुगर केन जो है उसका जो वेस्ट मटेरियल है या उसका जो रस है उससे अपने किण्वन प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण किया जा रहा है, एथिल एल्कोहल का। तो इस तरीके से फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना सेकंड पार्ट का वो अपन सॉल्व किया। नेक्स्ट अपन देखते हैं 22 नंबर। इसमें बेटा अभिक्रिया के उत्पाद का पूर्वानुमान लगाइए। एक अभिक्रिया दे रखी है जिसमें ये आपको दे रखा है फिनोल। इसको अपन इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये फिनोल है। इस फिनोल की अभिक्रिया अपने को करवानी है किससे बेटा, यहां पे लिखा हुआ है CCl4 और साथ में दे रखा है बेटा बेस। आपको ध्यान में रखना है कि इस रिएक्शन जब भी फिनोल की अभिक्रिया CCl4NaOH से करवाते हैं तो इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। और इस कार्बोक्सिलीकरण जो अभिक्रिया एक प्रकार से इसमें OH और इसमें किसका फॉर्मेशन हो जाता है, COOH का। इसका नाम होता है बेटा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल सकते हो आप। तो इसमें आप देख सकते हो ये क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड। इसको अपन एक नाम और भी दे सकते हैं, इसका नाम होता है बेटा सैलिसिलिक अम्ल। तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण किया जाता है इस कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया के द्वारा, जिसमें CCl4 और इसके अंदर जो मध्यवर्ती बनता है एक प्रकार से तो वो CCl3 फॉर्म होता है। उसका बेस के द्वारा अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपने को क्या मिल जाता है बेटा, एसिड। तो इस तरीके से इस अभिक्रिया का जो मुख्य उत्पाद है वो कौन सा हो जाएगा अपने पास, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ पे ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4। ओके, अगर यहीं पे अगर अपन किसकी रिएक्शन करवा दें, अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हैं और वही NaOH की प्रेजेंस में या KOH की प्रेजेंस में ले सकते हैं, तो अगर क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को मिलता है बेटा बेंजेल्डिहाइड इस तरीके से। यानी कि ये OH और यहाँ पे CHO ग्रुप, जब CCl4 यूज करेंगे तो एसिड फॉर्म होता है, अदरवाइज ये इसमें बेंजेल्डिहाइड। तो इसका नाम हो जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। तो आपको दोनों रिएक्शन को ध्यान में रखना है। इसमें CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म यूज करेंगे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, और CCl4 यूज करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बेटा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया एक उदाहरण है। एक अभिक्रिया दे रखी है जिसमें एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH दे रखा है आपको, और आपको यहां पे दे रखा है बेटा एल्किल ब्रोमाइड। तो आपको ये ध्यान में रखना है जब भी एल्कोहलिक KOH अगर यूज करते हैं तो इसमें अपने क्या होता है बेटा, विलोपन होता है। इस अभिक्रिया का नाम होता है एलिमिनेशन, बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो जिसमें हाइड्रोजन और X यानी कि हेलोजन, हाइड्रोहेलोजनीकरण यानी कि HX का क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है। और अगर ये HX का विलोपन होता है तो इसमें इस अभिक्रिया का नाम अपन क्या नाम दे देते हैं बेटा, बीटा विलोपन। यानी कि बीटा कार्बन से अपने को हाइड्रोजन इसमें से निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कि एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अपने को कौन सी अभिक्रिया प्राप्त हो रही है, एक बीटा विलोपन अभिक्रिया
तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। तो निराकरण या इसको ही अपन क्या नाम दे सकते हैं बेटा, विलोपन। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बीटा विलोपन। तो एल्कोहलिक KOH आपको ध्यान में रखना है कि जब भी एल्कोहलिक KOH आएगा तो वो हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया करेगा। हाइड्रोहेलोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूव कर देगा, विलोपन कर देगा। तो अपने को क्या प्राप्त हो जाता है, एल्किन। नेक्स्ट अगर अपन देखें बेटा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3CH2Cl प्लस NaI, और अपने को दे रखा है इसमें किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। और अपने को क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, एथिल आयोडाइड और साथ में NaCl। तो आप इसमें देख सकते हो कि अपने पास पहले भी हेलोजन था और दूसरा भी हेलोजन ही फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब पहले क्लोराइड फॉर्म हो रहा था, अब आयोडाइड फॉर्म हो रहा है। तो हेलोजन का क्या हो गया, एक प्रकार से हेलोजन का हो गया बेटा विनिमय। तो इसको अपन नाम देते हैं हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया। तो ये हेलोजन एक्सचेंज होता है वो दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, जिसमें एक तो होती है बेटा श्वार्ट्ज अभिक्रिया और एक होती है बेटा फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये श्वार्ट्ज अभिक्रिया है उसमें तो फ्लोराइड का निर्माण होता है और इसमें आयोडाइड का निर्माण होता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये किसकी प्रेजेंस में होती है, फिंकलेस्टाइन बढ़ाने के लिए इसमें NaI का यूज कर सकते हैं और इसके अंदर अपने AgF का यूज करते हैं। जैसे अभिक्रमक जो है NaI, अगर ये यूज करते हैं तो इसका मतलब ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। तो हेलोजन से हेलोजन का ही निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया का नाम होता है बेटा हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। और वो दो प्रकार की होती है, एक श्वार्ट्ज होती है और एक क्या होती है, फिंकलेस्टाइन। तो अपन देख सकते हैं कि इसमें कौन सी अभिक्रिया, क्या नाम हो जाएगा इस अभिक्रिया का, फिंकलेस्टीन अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है बेटा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2px 2py 2pz है, और न की 1s2 2s2 2px 2py। तो आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर अपन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3। अब आपको पता है कि P के अंदर तीन कक्षक होते हैं, एक होता है px py और pz। अब ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसी के बाद में क्या होती है, इसमें पेयरिंग होती है। तो इसको लिखने के लिए, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाने के लिए अपने पास जो नियम दिया गया था वो नियम क्या था बेटा, हुंड नियम। हुंड नियम क्या कहता है कि किसी भी कक्षक में अगर अपन को इलेक्ट्रॉन भरना है, जब एक से अधिक कक्षक उपस्थित हो किसी भी उपकोष में, तो उसमें सभी कक्षकों में पहले एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अपन ने ये तीन इलेक्ट्रॉन हैं, तो तीन अपन ने एक एक करके सभी कक्षकों में अयुग्मित किया। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा बेटा, फर्स्ट इसमें, यानी कहने का मतलब युग्मित होगा। लेकिन अपने पास तो 2p3 है, तो इसका मीन ये है कि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, आपको युग्मित अयुग्मित अवस्था में करना है, उसके बाद में युग्मित अवस्था में करना है। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ये किसने बताया था, हुंड ने। तो हुंड नियम के अनुसार अपन इसमें निर्धारण करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या क्रमशः संबंधित है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि तीन टाइप की क्वांटम संख्या होती है, चार होती है वैसे, अभी अपने को क्वेश्चन 3 के लिए पूछा है। तो एक होती है n, एक होती है l, एक होती है m और एक होती है s। अपने को 3 के बारे में पूछा गया है, n, l, m के बारे में। तो n को अपन बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, l को बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या और m को बोलते हैं बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो याद रखना n जो है वो किसके बारे में बताता है बेटा, आकार के बारे में, आकार, और आकार भी किसका बेटा, कोष का। उसके बाद में ये L है वो किसके बारे में बताता है, उपकोष के बारे में। और उपकोष में आपको इसमें उपकोष की क्या बताता है बेटा, आकृति बताता है, आकृति। और ये जो M है ये अपने को क्या बताता है, कक्षक के बारे में। और कक्षक की भी क्या बताता है, एक प्रकार से दिशा।
कि कक्षक कौन कौन सी दिशा में उपस्थित है, जैसे px है, py है, pz है, तो अपन कह सकते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या आकार के बारे में, और आकार भी किसका, कोष, और इसके अलावा ऊर्जा के बारे में भी यही बताता है कि ऊर्जा किस प्रकार से होती है, किसकी कम है किसकी ज्यादा है। तो n का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो ऊर्जा क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। तो अपने को क्वेश्चन पूछा है कि मुख्य द्विविंशी और चुंबकीय क्वांटम संख्या में से क्रमशः कौन सा संबंधित है इसमें। तो अपने को पता है कि n आकार के बारे में बताएगा, l आकृति के बारे में बताएगा, m जो है वो दिशा के बारे में बताएगा। दिशा को अपन दिक् विन्यास भी बोल सकते हैं। तो अपन देख सकते हैं अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड, कि ये आकार, आकृति और दिक् विन्यास। दिक् विन्यास को आप क्या लिख सकते हो, दिशा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपना आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, BF3 के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर विद्यमान संकर कक्षकों की ज्यामिति तथा इसका प्ररूप होता है। तो आपको पता है कि ये जो BF3 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपन इसमें संकरण कैलकुलेट करें तो B कौन से वर्ग का होता है बेटा, 13वें वर्ग का। तो इसके भाइतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन 17वें वर्ग का है, तो यानी कि 7 × 3, टोटल कितने हो गए बेटा, 21 और 3 24। अब 24 है तो इस पे किसका डिवाइड करेंगे, 8 का, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3। तो अपने 3 अगर क्वांटम नंबर इसमें कोसेंट नंबर आया है तो 3 का मतलब क्या हो गया, sp2। और sp2 की आकृति आपको पता है क्या होती है बेटा, त्रिकोणीय समतलीय। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि ये त्रिकोणीय समतलीय है, और इनके बीच में जो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है बेटा, 120 डिग्री का। तो अपन कह सकते हैं कि अपने पास, और एक ही तल में है, ये प्लेनर है और sp2 संकरण है, तो एक में ही ऑप्शन में दे रखे है त्रिसमांताक्ष समतलीय, और संकरण कौन सा हो जाएगा बेटा, sp2। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन का आंसर सोल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, H2O, H2S, H2SC और H2TE में से किसका क्वथनांक उच्चतम है। तो याद रखना बेटा, क्वथनांक है वो कई कारकों पर निर्भर करता है। अब वो कौन कौन से कारक हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कारक है बेटा, हाइड्रोजन बंध। दूसरा मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करता है। तीसरा शाखा पे भी डिपेंड करता है, यानी कि ब्रांच पे, तो ब्रांचिंग जो होती है उस पे भी डिपेंड करता है। तो ये 3 मेन फैक्टर होते हैं किसी भी यौगिक के बॉइलिंग पॉइंट के लिए। और बॉइलिंग पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आपको देखना है वो है हाइड्रोजन बंध। तो आप देख सकते हैं बेटा कि इसमें आपको हाइड्रोजन बंध जो है वो पहले पता होना चाहिए किस किस में लगता है, FON। अगर हाइड्रोजन इन किसी भी 3 तत्वों के साथ जब भी बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, हाइड्रोजन बंध। तो अपन देख सकते हैं कि इन सब के अंदर हाइड्रोजन बंध क्या है, एब्सेंट है। और इस H2O के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए इसलिए इस H2O का जो क्वथनांक है वो क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो अपन कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आबंध के कारण जल का जो क्वथनांक है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसका अपने ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। अब इसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि हाइड्रोजन में H2O में हाइड्रोजन बंध किस प्रकार से होता है। तो ये अपने जल के अणु है, और इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को नाम क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोजन बंध। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्वथनांक जब अपन करेंगे, क्वथनांक का मतलब क्या, टेम्परेचर देंगे, तो अब इस बॉन्ड को भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, इसको भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और यहां से भी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो इसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए अपन कहते हैं कि हाइड्रोजन आबंध के कारण जल का जो क्वथनांक है वो क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास परमाणु संख्या 9, 17, 35, 53, 85 वाले सभी तत्व हैं। तो आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये कौन से वर्ग के होते हैं बेटा, 17वें वर्ग के। और फिर क्या आता है, एस्टेटिन। तो ये 9, 17, 35, 53 और 85 और ये 17वें वर्ग में आते हैं, और इनको बोलते हैं बेटा हेलोजन।
हेलोजन, हेलोजन, और हेलोजन का मतलब होता है लवण निर्माण। हेलोजन का मतलब होता है बेटा लवण निर्माण। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें 17वें वर्ग के तत्व को क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा होता है बेटा? सेकंड। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास पेट्रोलियम के शोधन में के अंतर्गत कौन सा प्रक्रम यूज होता है? तो पेट्रोलियम के शोधन में कौन सा अंतर्ग्रस्त प्रक्रम है? तो पेट्रोलियम के शोधन में अपन को पता होना चाहिए बेटा बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे किया जाता है। तो ये कौन सा आंसर होगा इसका? प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन अपने को एक प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस होता है, कोई भी दो पदार्थ है ए और बी, इनके बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस होगा तो अपन कौन सी विधि यूज करेंगे बेटा? प्रभाजी आसवन विधि। तो अपन इसमें अपना आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन यानी कि 4th। नेक्स्ट अपने पास है क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिकों की प्रकृति होती है। तो आपको पता है क्षारीय धातु जो होता है उसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हैं बेटा? अपन NH2। और NH2 के अंदर अपन बोल सकते हैं कि ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। और युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है यानी कि एक कक्षक होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा? इसमें 0 हो गए। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं तो इसका मतलब वो यौगिक कौन सा होता है बेटा? प्रकृति कौन सी होती है इसकी? प्रतिचुंबकीय। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? यौगिक की प्रकृति होती है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में बेटा डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक। तो कई बार इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास सोडियम लिथियम की अपेक्षा जल के साथ अधिक प्रबलता के साथ अभिक्रिया करता है। तो सोडियम आपको पता है कि अपने पास लिथियम है, फिर सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। इनको बोलते हैं बेटा क्षार धातु। और क्षार धातु में आपको पता है ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार क्या होता जाएगा बेटा? आकार बढ़ता जाएगा। आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और आयनन ऊर्जा कम होगी तो इसका मतलब वैद्युत धन वैद्युति गुण जो है वो क्या होते जाएंगे बेटा? बढ़ते जाएंगे। तो अपन को पता होना चाहिए कि लिथियम जल के साथ अधिक प्रबलता के साथ अभिक्रिया क्यों करता है? क्योंकि लिथियम और सोडियम में सोडियम की धन वैद्युति गुण है वो क्या है बेटा? ज्यादा है। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। तो यह अधिक धन वैद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा तो अपने पास है मर्त तापित प्लास्टर। मर्त तापित प्लास्टर का मीन ये है कि जो अपने पास पीओपी था या जिप्सम था तो उसको गर्म करते गए तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाए बेटा? वो रिमूव हो जाए एक प्रकार से। तो अपने पास जैसे इसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल है और इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका मतलब जो अपना आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? CaSO4। तो अपने पास CaSO4 2H2O है। इसमें आपको पता है वो गर्म किया तो इसमें CaSO4.12H2O मिला। और इसको अगर अपन गर्म करेंगे और हीट देंगे तो इसका भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो अपने पास क्या फॉर्म होगा बेटा? CaSO4। तो ये जो CaSO4 है वो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? मर्त तापित प्लास्टर। तो ये लर्न बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है बेटा अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन अपचयन प्रक्रम द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? तो कार्बन अपचयन प्रक्रम जो है बेटा उसमें प्रक्रम किसके लिए यूज होता है? तो मेनली अपने लोहे के लिए यूज होता है बेटा, ये आयरन के लिए। और आयरन जो है इस आयरन में अपन एक भट्टी यूज करते हैं, उस वात्या भट्टी बोलते हैं उसको। उस वात्या भट्टी के अंदर इस कार्बन और कार्बन के द्वारा, कार्बन के अलावा अपन कार्बन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों से करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट अगर अपन देखें कि इसमें अपचयन प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है? तो अपने अपचयन प्रक्रिया होती है बेटा कार्बन के द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन जो है उसमें लोहे के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटा
हेबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो हेबर प्रक्रम जो होता है वो क्या होता है बेटा? N2 + 3H2 और इससे फॉर्म होता है बेटा 2NH3। तो याद रखना, इसको बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए इसमें आयरन का यूज करते हैं उत्प्रेरक के रूप में, और आयरन की भी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसमें मोलिब्डेनम का भी यूज किया जाता है। तो ध्यान में रखना, इसको तो बोलते हैं उत्प्रेरक, और ये होता है बेटा उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक, ओके। तो ये ध्यान में रखना है कि इसमें उत्प्रेरक यानी कि किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो अपने आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बेटा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24, और 24 है। तो 24 का अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब अपन लिखते हैं क्रोमियम का, तो अपने पास आता है बेटा आर्गन 3d4 5 4s1, इस तरीके से लिखा जाता है 3d4 4s1। ये इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि इसमें 4s2 ये आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि इस s का जो इलेक्ट्रॉन है वो d के अंदर क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। ये ट्रांसफर इसलिए हुआ है बेटा क्योंकि इस d के अंदर 4 आते ही ये किस में चेंज हो गया? 3d5 में, और ये किस में चेंज हो जाएगा? 4s1 में। तो ये अर्धपूरित कक्षक में चेंज हो गया। जो d है वो कौन से कक्षक में चेंज हो गया बेटा? अर्धपूरित। और अर्धपूरित जो विन्यास है वो आपको पता होना चाहिए, ये क्या होता है? स्थायी होता है। ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है अर्धपूरित विन्यास, इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाता है? 3d5 4s1। तो अपन देख सकते हैं इसमें आर्गन 3d5 4s1, आर्गन के अलावा इसमें नियोन को यूज किया हुआ है, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है नियोन, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 टोटल अपने को चॉइस फिल करना है। उसके बाद में क्या हो जाएगा बेटा? 3s2 3p6, कितने टोटल हो गए? 10 और 8 18। फिर क्या आता है बेटा? 3d5 4s1। तो इस तरीके से ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अपने पास? 24। तो ध्यान रखना, जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही फिल करते हैं। तो इस तरीके से इसमें 24 है, तो अपने 24 ही आपको काउंट करने हैं। तो इस तरीके से अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा? सेकंड। तो इस तरीके से क्रोमियम और कॉपर दो एक आपको अपवाद ध्यान में रखने हैं, जिसमें s का इलेक्ट्रॉन d में उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित इसलिए होता है क्योंकि क्रोमियम में अर्धपूरित विन्यास प्राप्त होता है और कॉपर में पूर्णपूरित विन्यास। तो नेक्स्ट अगर अपन देखें, नेक्स्ट है बेटा कोलाइडी कणों के आकार की रेंज है, और कोलाइडी कणों के आकार की रेंज आपको लर्न बेस है ये क्वेश्चन। तो 1 नैनोमीटर से कितना होता है बेटा? 1000 नैनोमीटर। अब अगर 1 नैनोमीटर जो है और 1000 नैनोमीटर के बीच में आएगा तब तो कोलाइडी हो जाएगा। इससे ऊपर जब आ गया तो उसको बोलते हैं निलंबन कण, और इससे जब नीचे की ओर होगा तो उसको अपन बोलते हैं बेटा वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन। तो ध्यान में रखना, 1 नैनोमीटर से कम वाले को वास्तविक विलयन, और 1000 नैनोमीटर से ऊपर वालों को बोलते हैं निलंबन कण या निलंबन विलयन, और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में कौन सा हो जाएगा बेटा? कोलाइडी कण। तो इस तरीके से अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा? सेकंड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो धात्विक क्रिस्टल में संघटक कण होते हैं। तो कोई भी धातु क्रिस्टल होता है, ये जैसे धातु क्रिस्टल है, इस धातु क्रिस्टल के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है? तो एक तो धातु उपस्थित धातु है, तो धातु का क्या बनेगा? आयन बढ़ेगा, और जब धातु आयन बढ़ेगा तो इसके साथ आयन कब बनेगा? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि धातु क्रिस्टल में क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन और धनायन दोनों। तो इस तरीके से अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो किसी वैद्युत अपघट्य के न्यूनतम सांद्रण को जो गोल के स्कंदन की योग्यता रखता है कहा जाता है स्कंदन की योग्यता है, यानी कि स्कंदन करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको स्कंदन करवाने के लिए अपने को विपरीत आवेशित क्या यूज करने पड़ता है? वैद्युत अपघट्य। और जब विपरीत आवेशित वैद्युत अपघट्य अपन यूज करेंगे बेटा
तो उस जो वैल्यू यूज कर रहे हैं अपन कि कितनी मात्रा में कितना सांद्रण उसका यूज किया जा रहा है, उस सांद्रण उस न्यूनतम मान को, न्यूनतम मात्रा को अपन एक नाम देते हैं, उसका नाम होता है बेटा आणविक कारक मान, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोएगुलेशन वैल्यू या स्कंदन मान भी कहा जाता है इसको। इस आणविक कारक मान का नाम और क्या हो सकता है, स्कंदन मान, कि स्कंदन करने के लिए जो पदार्थ यूज किया जा रहा है उसका मान कितना है, उसको आणविकरण भी बोल सकते हैं, आणविक कारक मान भी बोला जा सकता है। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, उत्प्रेरक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी उत्प्रेरक होता है बेटा, उस उत्प्रेरक के अंदर आपको अपने को पता होना है कोई भी अभिक्रिया है उसमें रिएक्टेंट है और फिर क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए आपको जो ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा का नाम एक अवरोध होता है, और वो अवरोध क्या कहलाता है बेटा, सक्रियण ऊर्जा। वो जो अवरोध होता है उसका नाम होता है बेटा सक्रियण ऊर्जा। तो ये जो सक्रियण ऊर्जा है जितनी कम होगी और इस अवरोध का मान जितना कम होगा तो रिएक्टेंट उतनी ही जल्दी किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपन किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक यूज कर रहे हैं तो वो क्या काम करेगा, वो सक्रियण ऊर्जा का मान को क्या कर देता है बेटा, कम कर देता है। कौन कर देता है, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक जो है वो सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या करेगा, कम करेगा। अब बोलो सर कि ये सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, तो सक्रियण ऊर्जा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो अवरोध होता है, जो ऊर्जा अवरोध है उस ऊर्जा अवरोध को ही सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और जितनी कम सक्रियण ऊर्जा होगी अभिक्रिया उतनी ही फास्ट होगी। तो इसलिए उत्प्रेरक का यूज इसीलिए करते हैं ताकि सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए। तो अपना जो आंसर है, उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने 2012 की जो सीरीज चल रही थी उसका सेकंड पार्ट आपने आज कंप्लीट किया। नेक्स्ट 2013 का पेपर अपन सोल्व आउट करेंगे, वो भी अपन 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे उसको। उसके बाद में नेक्स्ट इस तरीके से 2024 तक आपको सारे के सारे पेपर सोल्व आउट किए जाएंगे। इसमें जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो ज्यादातर कौन से हैं, आपको एक तो केमिकल काइनेटिक्स से, ऑर्गेनिक की कुछ नेम रिएक्शन दे रखी थी, एस ब्लॉक से क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इस तरीके से बहुत सिंपल पेपर थे 2011 और 2012 के। आपको इन्हीं चैप्टर पे सबसे ज्यादा इसमें आपको फोकस करना है। अगला जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ओके, धन्यवाद।